हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यूपी टेट के एसएसटी जो आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, तो अगर आप यूपी टेट का पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस आपको सभी मिलती रहे। देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछा जाता है और 60 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए 30 क्वेश्चन देखते हैं यूपी टेट के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपका 27 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है? तो अकबरनामा के किस भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा तीसरा भाग को कहा जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो वह हो जाएगा अबुल फजल ने की थी। देखिए जो 3 भागों में जिल्दों में विभाजित है, अकबरनामा 3 भागों में और जिल्दों में विभाजित है। इसके तीसरे भाग में ही आईने अकबरी कहा जाता है, और जिसमें अकबर के शासनकाल के प्रशासन, सेना, राजस्व और भूगोल के बारे में विस्तार में बताया गया है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। देखिए फहियान जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। वे बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए थे और उन्होंने गुप्त साम्राज्य में लगभग 6 वर्ष व्यतीत किए थे। तो देखिए ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और आगे की क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्ट विलियम कलकत्ता में की गई थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए सर एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 61 में दी गई है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विस्तार से विवरण दिया गया है। यह प्रक्रिया तब शुरू की जाती है जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें में से किसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या रेगुन मिट्टी कहा जाता है? तो इनमें से किसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या रेगुन मिट्टी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी को। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा, देखिए प्रमुख फसलें हैं, काली मिट्टी की प्रमुख फसलें होती हैं। इसमें देखिए कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको, क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम होती है काली मिट्टी। इसके अलावा इसमें सोयाबीन और गेहूं और मिर्च भी अच्छी होती है। और देखिए यह किस क्षेत्र में होता है? तो यह मुख्य रूप से ढक्कन के पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल होते हैं।
और देखिए इसकी विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है पूछी जाती है। देखिए इनमें नमी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं और जिससे ऐसा लगता है जैसे कि इनकी अपने आप जुताई हो जाती है। तो इसकी यह विशेषता है, तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन ने। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत को आंतरिक विद्रोह से बचाने और बाहरी मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए लौह एवं रक्त की कठोर नीति अपनाई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना तथा विरोधियों का क्रूरतापूर्वक दमन करना था। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमानदारी से कर लिया पेपर 2 SST के लिए तो आपका देखिए यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। SST आपकी पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है, तो जितने भी MCQ बन सकते हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी प्रॉपर क्लासेस आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो वह हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था शोषित वर्गों, शूद्रों और अतिशूद्रों को धार्मिक और सामाजिक गुलामी से मुक्त कराना था और शिक्षा का प्रसार करना और जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 280 में है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह हो जाएगा बुध, आपका मरकरी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा समझिएगा। देखिए बुध जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, यह सूर्य के सबसे करीब भी होता है। और देखिए शुक्र ग्रह होता है, तो शुक्र ग्रह यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके घने वातावरण में गर्मी कैद हो जाती है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, तो शुक्र को भोर का भी तारा कहा जाता है। और देखिए मंगल आपका, तो मंगल इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की अधिकता होती है। तो याद रखिएगा। और देखिए बृहस्पति जो होता है जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसके पास सबसे अधिक चंद्रमाओं में से एक है और देखिए 95 के करीब है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो वह हो जाएगा प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। देखिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 ईस्ट देशांतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुराना नाम इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा एशिया हो जाएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। देखिए समझिएगा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। और देखिए जनसंख्या के आधार पर लगभग 60% के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
और देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो होता है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होता है। यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होता है। और देखिए अफ्रीका, अफ्रीका यह दूसरा बड़ा सबसे महाद्वीप है, जो इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए एशिया के बाद अफ्रीका आपका दूसरा बड़ा महाद्वीप होता है। और देखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका यह सबसे ठंडा महाद्वीप होता है और यहाँ कोई अस्थायी मानव आबादी नहीं पाई जाती है। देखिए अंटार्कटिका पर मानव आबादी नहीं पाई जाती है, मानव नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो वह हो जाएगा अमरकंटक में हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक होता है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। मैकाल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह नदी अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और देखिए अमरकंटक को नदियों की जननी भी कहा जाता है, जहां से सोन और जोहिला नदियां भी निकलती हैं। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। आपको देखिए छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। देखिए जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं सभी आपको लिए हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत की समापन की बात की गई है। और देखिए समानता का अधिकार होता है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक का होता है। इनमें कानून के सामने बराबरी और भेदभाव के अंत की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है कि कानून के नज़र में सभी बराबर हैं। और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। इसके तहत बोलने की आज़ादी और कहीं भी आ जाने की आज़ादी, शांतिपूर्ण सभा करने का हक है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक का है, सबको बोलने की आज़ादी है और कहीं भी आ जा सकते हैं। और देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक का है। यह मानव तरक्की और बाल श्रम को रोकता है। इसमें देखिए छोटे बच्चों को मेहनत नहीं करवानी है, मजदूरी नहीं करवानी है। और देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक का है। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। और देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक का है। यह अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार देता है। और देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगर देखिए अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद वह दिया गया है अनुच्छेद 21A में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो वह हो जाएगा हर्षवर्धन के। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा। देखिए बाल भट्ट 7वीं शताब्दी के एक महान संस्कृत लेखक और कवि थे। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन शासनकाल में 606-647 ईस्वी के दरबारी कवि और
आस्थान कवि थे। देखिए, उन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी, जिसे संस्कृत साहित्य की पहली ऐतिहासिक जीवनी माना जाता है। और देखिए, बाल भट्ट की अन्य प्रसिद्ध रचना है जैसे कादम्बरी, जो दुनिया के सबसे पुराने उपन्यासों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्हें 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया और आधुनिक शिक्षा व तार्किकता पर बल दिया। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो यह भी याद रखिएगा। देखिए, जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने का काम करती है। और देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस परत के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वह हो जाएगा 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है पर्वत? वह हो जाएगा अरावली हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो लगभग 1 अरब वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। यह श्रृंखला गुजरात से राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो वह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम और उनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाता है वह स्वतः ही राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी भी संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा एजुकेशन किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे समवर्ती सूची का। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का हिस्सा थी, लेकिन 1976 में 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
और इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा पर कानून बना सकती हैं। देखिए, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा पर कानून बनाती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन के द्वारा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलती रहे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। देखिए, आपके पेपर 2 में SST में पूछा जाता है, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी का MCQ आपको रोज डेली प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी, यूजफुल लगी कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, तो वह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, बुध ग्रह होता है, यह सूरज के सबसे नजदीक ग्रह होता है और सबसे छोटा ग्रह होता है। यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। और देखिए, शुक्र ग्रह होता है, इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। और देखिए, पृथ्वी को इकलौता ग्रह है जहाँ जीवन है, इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और देखिए, मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यहाँ सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और ओलंपस मास स्थित है, तो याद रखिएगा। देखिए, यह 4 ग्रहों आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये सभी 4 ग्रह आंतरिक ग्रह होते हैं, तो याद रखिएगा। और जो चट्टानों से बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। और देखिए, शनि ग्रह, यह सबसे खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है, यह इतना हल्का है कि पानी पर तैर सकता है। और देखिए, अरुण ग्रह, यह एक बर्फीला गैस और दानव है जो अपनी धुरी पर झुका हुआ है और लेटा हुआ घूमता है। और देखिए, वरुण ग्रह सूरज से सबसे दूर का ग्रह होता है, यहाँ बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलती है। देखिए, ग्रह के बारे में सभी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गंगा नदी का उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे शुरुआत में भागीरथी के नाम से जाना जाता था, और जब यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए,
सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म और स्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के बड़े हिस्से में फैला हुआ है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए जितने भी लोग पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी आपको कराएंगे और एमसीक्यू बन सकते हैं, पूछे जाएंगे, वो भी आपको कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।